हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में वो पूछा जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी कभी आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखिएगा तो केमिकल काइनेटिक्स का ये दो क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, डिटेल में समझेंगे और इसके बेसिस पे क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कैसे इसका ग्राफ आता है और किस हिसाब से इसमें न्यूमेरिकल आता है, वो सारा चीज आज हम लोग समझेंगे। और ये जो 5 मार्क्स का आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, उसको भी सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो आज आपका 5 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म में आएगा ही तो आएगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। सबसे पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए बाबू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्या, नाम से ही पता चल रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि वह रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसका कोटि का मान यानी कि ऑर्डर का मान कितना होगा, जीरो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, है ना। यानी कि द रिएक्शन इन विच द वैल्यू ऑफ बिकम्स, अच्छा द वैल्यू ऑफ किसका, ऑर्डर का, है ना। द वैल्यू ऑफ ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आता है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण याद करें। यही आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब हिंदी में हो गया कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आप समाकलित दर समीकरण याद करें। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार भी 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस बोर्ड एग्जाम में भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। सबसे पहला हम लोग को ये देखना है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया ना जिसका ऑर्डर का मान यानी कि कोटि का मान ही जीरो हो जाएगा, जिसका कोटि का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसी को हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग आंसर भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए वह अभिक्रिया जिसका कोटि का मान, वह अभिक्रिया जिसका कोटि का मान शून्य हो, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, है ना। उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी आपको आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, तो सबसे पहला काम आपका है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का डेफिनेशन लिख देना। और डेफिनेशन सो सिंपल, देखिए जो आपका क्वेश्चन है ना वही डेफिनेशन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो नाम से पता चल रहा है शून्य कोटि यानी कि वह अभिक्रिया जिसका कोटि का मान शून्य हो, है ना। चलिए इंग्लिश में एक बार लिख देते हैं, द इक्वेशन या फिर द रिएक्शन लिखिए, अच्छा होगा, द रिएक्शन हुज वैल्यू ऑफ ऑर्डर इज, या फिर बिकम्स इक्वल टू जीरो, है ना, बिकम्स इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये तो बाबू डेफिनेशन हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोगों को समाकलित दर समीकरण इसमें लगाना है, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फाइंड करना है शून्य कोटि रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा। एकदम आप थोड़ा भी इधर उधर अपना ध्यान नहीं कीजिएगा, पूरा फोकस आपको मेरे बात पे होना चाहिए। और अभी 5 मिनट के अंदर ही बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। देखिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले बाबू हम लोग एक ना रिएक्शन मान लेंगे, ठीक है। जीरो ऑर्डर का एक हम लोग रिएक्शन ही मान लेंगे। देखिए
पहला काम हम लोग का यही होगा, आप लोग भी यही कीजिएगा, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा, उसका फिर एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन मान लीजिएगा, ठीक है। लिखते हैं लेट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक जीरो ऑर्डर का रिएक्शन मान लीजिए। और आप जानते हैं इसमें रिएक्शन जो माना जाता है वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है कि नहीं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो लिखिए हम लोग भी यहाँ पे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाएंगे, और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था बताइए, तो रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही ना था। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू रेट, चलिए पूरा लिख देते हैं, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसका हिंदी हो गया बाबू कि वेग नियम व्यंजक के अनुसार, और वेग नियम व्यंजक के अनुसार से वेग का फॉर्मूला क्या था, बहुत सिंपल, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन आर, ये ना होता है के कंसंट्रेशन आर, और आर आपका क्या बाबू यहाँ पे रिएक्टेंट है ना। तो रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो है 1, और आप जानते हैं कि जो कोफिशिएंट होता है वही यहाँ पे हम लोग पावर में लिखते हैं। लेकिन आप यदि यहाँ पे पावर में 1 कर देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोलिए सर क्यों, क्योंकि आप देखिए ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन माने हुए ना, मतलब वो रिएक्शन जिसका ऑर्डर जीरो हो, और यदि आप यहाँ 1 कर देते तब तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0। लेकिन अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो हम लोग पढ़े थे कि जो यहाँ कोफिशिएंट होगा वही पावर होगा। लेकिन याद कीजिए हम बताए थे कि जो पावर होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी नंबर होता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा जो आपका पावर है और जो यहाँ कोफिशिएंट वो सेम ही होगा, ऐसा नहीं है, ये कभी कभी अलग भी हो सकता है कि नहीं। इसलिए भले यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है लेकिन आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 0, क्योंकि आप माने ही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसलिए हम लोग यहाँ पे पावर में कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। और आप बाबू बचपन से ही पढ़े, मतलब 5-6 से ही पढ़े हैं कि किसी भी चीज पे यदि पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो बताइए कंसंट्रेशन आर का ही पावर 0 हो गया तो वैल्यू 1 हो गया। तो रेट इक्वल टू हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ गया, के, है ना, रेट इक्वल टू के आ गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है, निम्न में से ऐसा कौन रिएक्शन है जो रिएक्टेंट के सांद्रण पे निर्भर नहीं करता है। तो यही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही इस पूरा दुनिया में एक ऐसा रिएक्शन है ना जो अपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अब बोलिए सर क्यों, देखिए कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का था उस पे पावर ही 0 हो गया। अब पावर 0 मतलब वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, और किसी भी चीज का वैल्यू 1 हो जाना मतलब वहां से रिएक्टेंट ही गायब हो गया। और जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही गायब हो गया तो ये कहां से इसको मैनेज कर पाएगा, है ना, मतलब ये इससे कहां से डिपेंड करेगा। इसलिए आप याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा अभिक्रिया है जो अपने सांद्रण पे निर्भर नहीं करता है ना, अभिकारक के सांद्रण पे निर्भर नहीं करता है। तो अभिकारक के सांद्रण पे कौन सा रिएक्शन निर्भर नहीं करता है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग के पास यहाँ से रेट इक्वल टू सिर्फ क्या आ गया, के आ गया, तो लिख दीजिए रेट इक्वल टू के, और इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और याद कीजिए थोड़ा दिन पहले हम लोग भी पढ़े हैं रेट का एक और फॉर्मूला, है कि नहीं, रेट इक्वल टू क्या होता था, माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाई डी टी, माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाई डी टी। तो अब यहां से फिर लिखिए वी नो दैट, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, रेट का एक और फॉर्मूला जानते थे, माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाई डी टी। तो उसको यहाँ पे लिखिए रेट इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन आर बाय डी टी, यही ना होता है। अब बोलिए सर ये माइनस क्यों आया, क्योंकि आप देखिए रिएक्टेंट को देखते हुए फॉर्मूला लिखे, और रिएक्टेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट घटते जाता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाता है, इसलिए घटने की वजह से यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस। कोई दिक्कत, चलिए अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। और देखिए बाबू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप एक चीज पाइएगा, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, यानी कि इक्वेशन 1 और 2 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए इक्वेशन 1 में भी आपका रेट इक्वल टू के है, यानी कि इधर एलएचएस साइड रेट है, और इक्वेशन 2 में भी देखिए एलएचएस साइड रेट है। और ये बात भी आप एकदम बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यदि एलएचएस साइड किसी इक्वेशन का सेम है तो इसका आरएचएस साइड भी सेम ही होगा। तो बताइए इसका एलएचएस साइड भी रेट है
और इसका भी LHS साइड रेट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या पाए कि दोनों का RHS भी सेम होगा। तो चलिए इक्वेशन 1 का RHS क्या था बताइए, K, और इसका क्या है -D कंसंट्रेशन R बाय dt। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो बाबू 1 है कि नहीं, नहीं कुछ है तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए, तो -D कंसंट्रेशन R इक्वल टू K और dt, ये दोनों फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। -D कंसंट्रेशन R इक्वल टू K dt। जो बच्चे मैथ के हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगा, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत फॉर्मूला पढ़े हैं, ये इसके लिए आसान इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे बायो हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है कि लगे, इसलिए यहाँ बगल में भी आपको इंटीग्रेशन भी थोड़ा समझा देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब थोड़ा सा एक काम कर लेते बाबू कि दोनों तरफ ना हम लोग माइनस से कर देते मल्टीप्लाई। तो सोचिए दोनों तरफ जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से पहले एक माइनस था ही, माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, डी कंसंट्रेशन R इक्वल टू, यहाँ प्लस था और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया -K dt, है कि नहीं, -K dt। देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे मैथ्स में कि यदि इंटीग्रेशन dx हो, इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पे यदि लिमिट नहीं रहता था तो सर बताएंगे एक कांस्टेंट c लेते थे, है कि नहीं। यदि यहाँ पे लिमिट ना हो तो एक कांस्टेंट c लेना पड़ेगा। तो सर बताएंगे कि ये इंटीग्रेशन और ये d दोनों खत्म हट जाता था और बच क्या जाता था x + c। जो बच्चे मैथ के हैं उनको सब पता भी है कि कैसे हटता है, लेकिन जो भी बच्चे बायो वाले हैं वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। इंटीग्रेशन और d हट जाएगा, यदि dx रहा ना तो इंटीग्रेशन और d हट गया तो सिर्फ x बचा, और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है इसलिए +c। कोई दिक्कत है। चलिए बाबू अब इसके आगे एक और फॉर्मूला देखिए, यदि इंटीग्रेशन dx हो लेकिन यदि यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट, तब ये कांस्टेंट को आपको बाहर कर देना है। मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट k है तो कांस्टेंट k को बाहर कर दीजिए, k बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx होगा। और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx इक्वल टू क्या होता है, x + c, है कि नहीं, x + c। तो यहाँ पे भी लिखिए, यहाँ पे आपका k तो है, ये k और इसका dx में d और ये इंटीग्रेशन खत्म तो x और एगो कांस्टेंट लगाना +c कर दिए। कोई दिक्कत। चलिए अब यही दोनों फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड v गेट। देखिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड v गेट, यानी कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं बाबू उसको देखिए। तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन में है, यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है, डी कंसंट्रेशन R, और यहाँ पे क्या -K dt। तो लिखिए इंटीग्रेशन d कंसंट्रेशन R इक्वल टू फिर इंटीग्रेशन -K और dt है। अभी जस्ट हम आपको बताए थे बाबू, क्या बोले थे कि यदि इंटीग्रेशन dx के टर्म में ये दिख रहा है, देखिए हो गया इंटीग्रेशन d और ये x, तो इंटीग्रेशन और d खत्म हो जाता था और बच क्या जाता था, सिर्फ x। तो x के जगह पे यहाँ कौन है, कंसंट्रेशन R, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे कंसंट्रेशन R, है कि नहीं, कंसंट्रेशन R हो गया। उसके बाद अभी जस्ट बताए थे कि यदि कोई कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को बाहर कर देना है कि नहीं। यदि कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट k था, इस कांस्टेंट k को हम लोग बाहर कर दिए थे। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है, -K है तो -K को बाहर कर देना है ना। कीजिए -K को जैसे आप बाहर कर दीजिए तो इंटीग्रेशन dt बचेगा। अब फिर से देखिए dx के टर्म में आ गया तो d और इंटीग्रेशन खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन R इक्वल टू -K, d और इंटीग्रेशन खत्म तो यहाँ पे t बचा और प्लस का c हो गया। अब देखिए बाबू अब यहाँ ध्यान दीजिए, अच्छा सोचिए कि यहाँ पे बहुत सारा रसगुल्ला रखा हुआ है, ठीक है, एक प्लेट है और इसमें बहुत सारा देखिए रसगुल्ला रखा हुआ है, ठीक। और आप यहाँ पे खड़े हैं, एक गेम है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप हैं। अब आपको देख करके ही, ठंडा है थोड़ा इसलिए आप सिकुड़ गए, ठीक है। अब ये रसगुल्ला को देख करके आपका मुंह से पूरा पानी आ रहा होगा, पानी आ रहा होगा। लेकिन हम बोले हैं कि रुको, जब तक हम 3 काउंट नहीं करेंगे तब तक खाना नहीं। हम 1 2 बोल करके रुक जा रहे हैं, फिर अब सर जल्दी बोलिए ना 3, फिर हम 1 2 बोल के रुक जा रहे हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो सोचिए बाबू जब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप खा भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि खाने का टाइम कितना हो गया, 0।
समझे बात को? देखिए हम 1 2 3 बोलेंगे तब तक खाना शुरू कीजिएगा। हम बोल दिए हैं पहले कि जब तक 3 नहीं बोलेंगे तब तक खाइएगा नहीं। अब इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हम प्लेटें लेके भाग जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन ये गेम है बाबू, ठीक है, गेम है, आपको प्लेट लेके भी भागना नहीं है। हम 1 2 बोल रहे हैं लेकिन 3 नहीं बोल रहे हैं। तो बताइए खाने का टाइम कितना है? 0 है। आप खा नहीं पा रहे हैं तो खाने का टाइम 0 हो गया। तो बताइए जब खाने का टाइम ही 0 है तो यहाँ पे कितना पीस रसगुल्ला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस रसगुल्ला है बाबू। और खाने का टाइम 0 है तो बताइए 0 टाइम के बाद भी कितना रसगुल्ला बच जाएगा? जितना है अभी उतना ही बचेगा। यानी कि 0 टाइम के बाद t इक्वल टू यदि 0 है तो रसगुल्ला 8 का 8 ही रह जाएगा। समझ में आ रहा ना? यदि 0 टाइम हुआ तो रसगुल्ला आपका 8 का 8 ही हो जाएगा। यानी कि जितना पहले था रसगुल्ला उतना ही हो जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ बाबू कि यदि किसी भी रिएक्शन में 0 समय आप ले रहे हैं, 0 टाइम ले रहे हैं, तो उस रिएक्शन का कंसंट्रेशन जितना पहले होगा, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना पहले होगा बाद में भी उतना ही होगा, है ना? 0 समय के बाद में ही कंसंट्रेशन उतना ही होगा, थोड़ा अभी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि आप टाइम भी नहीं दिए उसको, रिएक्शन करने का टाइम भी नहीं दिए। और जब रिएक्शन करने का टाइम नहीं दिए तब फिर टाइम आपका 0, तो फिर आपका जो जितना कंसंट्रेशन पहले था रिएक्टेंट का उतना ही कंसंट्रेशन बाद में रह जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर एक बार 3 तो बोल के देखिए, एक बार में ही 8 भर देंगे, है कि नहीं? लेकिन हम 3 बोल ही नहीं रहे, हम टाइम रोक के रखे हैं। तो जब टाइम खाने का आपका 0 हुआ यानी कि रिएक्शन करने का टाइम 0, तो आपका पेट में एक भी मिठाई नहीं गया, और जब एक भी मिठाई नहीं गया तो प्लेट में 8 का 8 मिठाई रह गया। वही बात यहाँ पे है, यदि किसी भी रिएक्शन को करने के लिए आप टाइम 0 दे रहे हैं, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रहा, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो टाइम 0 लेने के बाद जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले था उतना ही कंसंट्रेशन बाद में ही रह जाएगा। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है? आप लोग को वैसे भी ठंडा लग रहा होगा, इसको हटा देते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पे अब हम लोग यही चीज करने वाले हैं, ठीक है? देखिए एट t इक्वल टू 0, यदि आप टाइम 0 करते हैं तो आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है एट t इक्वल टू 0 या व्हेन t इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है? देखिए व्हेन t इक्वल टू 0 यानी कि जब टाइम 0 होगा, है ना, जब टाइम 0 होगा देन तब जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का वो जितना पहले था उतना ही 0 हो जाएगा। यानी कि इनिशियल जितना पहले था उतना ही रिएक्टेंट हो जाएगा, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के ही बराबर हो जाएगा। शुरुआत में जितना आपका कंसंट्रेशन था 0 समय के बाद भी उतना ही कंसंट्रेशन हो जाएगा, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। और इनिशियल कंसंट्रेशन को बाबू R0 से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? R0 से। तो हम लोग का जो कंसंट्रेशन R है वो R0 के ही इक्वल हो गया। क्या यहां तक में कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि यदि हम लोग का टाइम 0 होगा, है ना, यदि हम लोग का टाइम 0 होगा यानी कि रिएक्शन यदि स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम लोग का जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग R0 बोले। क्या बोले? R0 बोले। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पर देखिए हम लोग के पास क्या था? कंसंट्रेशन R इक्वल टू, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दीजिए, ठीक है? इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब देखिए कंसंट्रेशन R इक्वल टू क्या था? -KT + C। तो सोचिए बाबू यदि आप T को 0 कर रहे हैं ना, यदि आप T को 0 कर रहे हैं, यदि आप T को 0 कर रहे हैं तो R भी आपका कंसंट्रेशन R नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? R0, है ना? कंसंट्रेशन R क्या हो जाएगा? R0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए कंसंट्रेशन R0 इक्वल टू, अच्छा K इंटू 0 तो 0 हो गया, अब -0 और +C तो C हो गया, तो C का वैल्यू कितना आ गया? R0, है ना? C का वैल्यू हम लोग के पास R0 आ गया। अब यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 में देखते हैं क्या है। तो इक्वेशन 3 तो यही है बाबू, देखिए कंसंट्रेशन R इक्वल टू -KT + C, है ना? कंसंट्रेशन R इक्वल टू -KT + C। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 कंसंट्रेशन R इक्वल टू -KT और प्लस का C। अब C का जो वैल्यू आया है ना उस वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? C का जो वैल्यू आया उस वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए। तो कंसंट्रेशन R इक्वल टू -KT + C, C का वैल्यू कितना देखिए तो कंसंट्रेशन R0 है ना? कंसंट्रेशन R0 है, इसको यहाँ पे लिख दिए C के जगह पे। अब देखिए बाबू क्या करना है, अब इस -KT को बराबर के इधर भेज दीजिए। तो -KT जब बराबर के इधर आएगा तो वो +KT हो जाएगा,
और ये कंसंट्रेशन R को बराबर के इधर भेज दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, इस माइनस वाले टर्म को आप इधर भेज रहे हैं, है ना, इस माइनस KT को इधर भेज रहे हैं, तो हो जाएगा हम लोग के पास प्लस KT इक्वल टू, अब देखिए ये कंसंट्रेशन R को अब इक्वल के इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, कंसंट्रेशन R नॉट तो है ये है, फिर माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाइए, फिर कंसंट्रेशन R हो जाएगा। अब बाबू हमको यहाँ से K भी निकाल लेना है और T भी निकालना है, तो बताइए K इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से K इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन R नॉट माइनस कंसंट्रेशन R बाय T, और यदि हम लोग यहाँ से T निकाल ले तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो T इक्वल टू, तो ये K इसके नीचे हो जाएगा कंसंट्रेशन R नॉट माइनस कंसंट्रेशन R और बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा K, और ये दोनों फॉर्मूला किसका है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बस इतना ही करना, देखिए कितना सिंपल था, और 5 मार्क्स आपका हाथ में है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें कभी कभी हाफ लाइफ पूछ देता है, तो चलिए हाफ लाइफ भी बता देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक बॉक्स में कर लीजिए, और बस इतना काम आप कर दीजिए, आपका 5 में 5 मार्क्स आएगा, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है उस चीज को लिख दीजिए, वेयर ये जो K है, K आप जानते हैं क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए वेयर K हम लोग का रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन R नॉट जो है बाबू ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, अच्छा इनिशियल हो गया या फाइनल हो गया, बताइए तो, ये फाइनल कंसंट्रेशन हुआ है ना, क्योंकि हम लोग का जीरो समय के बाद हुआ था, तो फाइनल कंसंट्रेशन R नॉट क्या हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन, है ना, फाइनल कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन R जो है ये क्या है बताइए, तो ये हम लोग का शुरुआत वाला था, इनिशियल कंसंट्रेशन। और T मतलब क्या होता है बाबू, T मतलब आप जानते हैं टाइम होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए T हम लोग का क्या है, टाइम है, हो गया, इतना कर दीजिए, आपका 5 मार्क्स में से एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अब बाबू कभी कभी ये आ जाता, मतलब इसको मान लीजिए 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में कर दिया, और 2 मार्क्स में कर देगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ बताइए, है ना, हाफ लाइफ। तो देखिए हाफ लाइफ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि आखिर हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ, देखिए बाबू हाफ लाइफ ना हम लोग उस समय को बोलते हैं, उस टाइम को बोलते हैं जिस टाइम पर रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का जस्ट आधा हो जाएगा, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन का जस्ट आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक रिएक्टेंट है जिसका कंसंट्रेशन 100 है, 100 है, ठीक है, 100 है, 5 मिनट के बाद हम देखें कि इसका कंसंट्रेशन जो है 80 हो गया, ठीक है, 5 मिनट बाद इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, 80 हो गया। फिर हम देखें 100 के बाद जब हम आए 10 मिनट के बाद ना, 10 मिनट के बाद, तो 10 मिनट के बाद 70 हुआ है, ठीक है, 10 मिनट के बाद 70 हुआ है, यानी कि पहले कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 100 था, 5 मिनट बाद 80 हो गया, पहले कंसंट्रेशन मतलब 100 ही था, लेकिन जब 10 मिनट के बाद देखे तो 70 हो गया। इसी तरह जब हम आए मान लेते 40 मिनट बाद, ठीक है, इस बार कंसंट्रेशन वही है, 100 है, लेकिन जब हम मान लीजिए 40 मिनट के बाद आए तो 40 मिनट के बाद इसका कंसंट्रेशन घट करके हो गया था 50, कितना हो गया था, 50। तो देखिए बाबू 100 से 80 क्या आधा हुआ है, नहीं हुआ है, तो 5 मिनट हम लोगों का जो सो हाफ लाइफ नहीं कहलाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ हम लोग उसी को कहते हैं, इसको हिंदी में अर्धायु, अर्धायु उसी को कहते हैं जिस समय पर, जिस टाइम पर किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के आधा हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन था उसका आधा नहीं हुआ 5 मिनट में, तो 5 मिनट हाफ लाइफ नहीं होगा। देखिए 100 से आधा 70 नहीं होता, यानी कि 10 मिनट भी हाफ लाइफ नहीं होगा, लेकिन 100 से 50 कितना मिनट में है, 40 मिनट में है, तो 40 मिनट हम लोग का हाफ लाइफ होगा, समझ गए। यानी कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, वो समय जिस समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के जस्ट आधा हो जाता है, उसी समय को, उसी टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, वह समय है ना, वह समय, देखिए वह समय जिस पर, वह समय जिस पर, वह समय जिस पर किसी अभिक्रिया की, किसी अभिक्रिया का सांद्रण उसके प्रारंभिक सांद्रण के, उसके प्रारंभिक सांद्रण के
प्रारंभिक में शुरुआत वाला है ना, प्रारंभिक सांद्रण के आधी हो जाती है, प्रारंभिक सांद्रण के आधी हो जाती है, आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाफ लाइफ यानी कि अर्ध आयु, उसे अर्ध आयु कहते हैं, उसे अर्ध आयु कहते हैं, है ना, उसे अर्ध आयु कहते हैं। और इसको बाबू टी हाफ से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, टी हाफ से, है ना, टी हाफ से इसको डिनोट करते हैं। इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए, द टाइम एट विच reactant concentration becomes half of its initial concentration is called half life, it is denoted by t half, इसे हम लोग t half से डिनोट करते हैं, ठीक है, it is denoted by t half, तो यहाँ पे लिख देंगे it is denoted by t half, ठीक है, it is denoted by t half। चलिए बाबू यहाँ पे लिख दीजिए it is denoted by t half, it is denoted by t half, इसे t half से सूचित की जाती है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। इन अब हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी एग्जाम में आता है, तब आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि अब जो हम लोग हाफ लाइफ देखेंगे वो किसके लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखिए, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका क्वेश्चन ऐसा ही देगा, ठीक है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटीय विक्रिया के लिए अर्ध आयु ज्ञात करें, ना, शून्य कोटीय विक्रिया के लिए अर्ध आयु ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे लिखिए बाबू, वी नो दैट, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, है ना, वी नो दैट, क्या हम लोग जानते हैं बाबू, बोलिए तो। हम लोग को पता है कि शून्य कोटीय विक्रिया के लिए यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी का फॉर्मूला क्या होता है, समय का, तो टी बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन आर बाय के। अभी तुरंत निकाल ले, देखिए ना, अभी तुरंत निकालें इसको, टी इक्वल टू क्या था, कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन आर बाय के, है कि नहीं। चलिए अब देखिए बाबू, यहाँ पे लिखिए, व्हेन, जब हम लोग का समय जो सो आधा हो जाएगा, टी हाफ, क्या होगा, व्हेन टी हम लोग का जो सो यदि टी हाफ हो गया, यदि हम लोग का समय आधा हो गया, तो कंफर्म है यदि आधा समय तब होगा, तब कहलाएगा जब उसका इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कंसंट्रेशन हो जाएगा, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कंसंट्रेशन यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया, तब हम लोग उसको टी हाफ बोलेंगे, वही लिखें, व्हेन टी जो है सो हम लोग का टी हाफ हो गया, देन तब जो है सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन को बाबू आर नॉट से डिनोट करते हैं, और बाय कितना हो जाएगा, 2, यानी कि हम लोग का यदि समय आधा है तो हम लोग का आर जो है सो आर नॉट बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, यही ना हुआ, यदि हम लोग का समय आधा हो गया है तो हम लोग का आर जो है सो वो आर नॉट बाय 2 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, लिखिए, नाउ T इक्वल टू क्या था, कंसंट्रेशन आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन आर बाय के था। तो यहाँ पे T बाबू आपका T हाफ हो चुका है, ठीक है, यदि हम लोग का T हाफ हो चुका है तो जो आर नॉट है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो रहेगा ही, ये रह जाएगा, लेकिन जो कंसंट्रेशन आर है ये आप लोग का आर नॉट बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो लिखिए कंसंट्रेशन आर नॉट बाय 2 और बटे यहाँ पे क्या बाबू के है, अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब 2 और 1 कैल्शियम लीजिएगा तो 2 ही होगा, है कि नहीं, 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 2 ही होगा, तो T हाफ इक्वल टू 2। अब देखिए 1 से इसको डिवाइड कीजिए तो 2 टाइम्स कटेगा, और जितना बार में कटे उसको ऊपर प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 आर नॉट माइनस ये इससे 1 टाइम्स कटेगा, और जितना बार कटे उसको प्लस गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे आर नॉट ही हो जाएगा, और बाय क्या बाबू के, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा 2 आर नॉट में आर नॉट को माइनस कर देंगे तो सिर्फ आर नॉट बचेगा, है कि नहीं। तो लिखिए टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया हम लोग के पास 2 आर नॉट माइनस आर नॉट, तो हो जाएगा कंसंट्रेशन सिर्फ आर नॉट,
और आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट बाय इंटू फोर्थ बाय सेकेंड इंटू थर्ड। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये फर्स्ट इंटू 4 हो गया, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यही रह जाएगा, कर दिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सेकेंड इंटू थर्ड, तो सेकेंड इंटू थर्ड तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2k, और ये फॉर्मूला आपका हो गया हाफ लाइफ का, लेकिन किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इतना कर दीजिए, 2 मार्क्स इसमें भी आ जाएगा, है कि नहीं, 2 मार्क्स इसमें भी आ जाएगा। तो चलिए अब इसमें लिख देते हैं कौन क्या क्या है। लिखिए वेयर टी हाफ जो है बाबू, ये क्या हम लोग का हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ। और जो कंसंट्रेशन आर नॉट है वो हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, तो फाइनल कंसंट्रेशन है ना, फाइनल कंसंट्रेशन। और जो के है बाबू ये क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ये देख लिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फिर हम लोग ये भी देख लिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगा, फिर हम लोग देखे हाफ लाइफ क्या है, और उसके बाद हम लोग ये भी देख लिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या है। इतना सारा क्वेश्चन हम लोग अभी कर चुके हैं। अब हम लोग एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के बीच में, मतलब रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। तो देखिए बाबू, ये मान लीजिए कि इधर हम जो है कंसंट्रेशन का ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है। ग्राफ हम लोग ऐसे खींचते हैं, 2 एक्सिस इस तरह करके। तो इधर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है इस एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन है, ठीक है। इस एक्सिस को हम लोग कंसंट्रेशन मान लिए, और इस एक्सिस को बाबू हम लोग रेट मान लेते हैं, ठीक है, रेट। इस एक्सिस को हम लोग रेट का एक्सिस को मान लेते हैं, रेट। अभी जस्ट हम आपको दिखाए हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट इक्वल टू के होता था, है ना, रेट इक्वल टू के हो जाता था। तो इसी को के मान लीजिए कि ये वाला के है, तो रेट हम लोग का के इक्वल होता था। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, नहीं करता था, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था। तो सोचिए बाबू, क्या आप ग्राफ ऐसा खींच सकते हैं? यदि आप ऐसा ग्राफ खींचिएगा तो क्या ये सही हो सकता है बताइए, तो एकदम सही है रे, बताइए ना। देखिए क्या आप कंसंट्रेशन मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो जब कंसंट्रेशन 1 है तो ग्राफ ऐसा सीधा गया है, वो कहीं भी इसको टच नहीं किया। अच्छा यदि कंसंट्रेशन 2 भी है तो भी सीधे जा रहा है। तो देखिए 1 में भी कहीं टच नहीं किया रेट को, 2 में भी कहीं नहीं टच कर रहा है, 3 में भी कहीं नहीं कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा खींच सकते हैं क्या? आप ऐसा नहीं खींच सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे मान लीजिए 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 3 फिर ऐसा कर जाए तो 3 4 हो जाएगा। तो ये ऐसा तो हम लोग नहीं बना सकते हैं ना, इस टाइप से तो नहीं बनेगा। तो बताइए थोड़ा सोच करके कि कैसे हम लोग बनाएंगे कि सही ग्राफ बने। एक तो ये वाला सही था ही, एक और है जो आपको बार बार एग्जाम में दिखते रहता, वो ऐसा देखिए, इस टाइप वाला ग्राफ आपको एग्जाम में हमेशा दिखता है। जैसे ये हो गया बाबू, इधर हम लोग कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, इधर मान लीजिए कंसंट्रेशन है और ये हम लोग का रेट कांस्टेंट है और इसी को हम लोग रेट मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि रेट और कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो अब देखिए कितनों कंसंट्रेशन बढ़ाइए, क्या रेट को कंसंट्रेशन कितनों बढ़ाइए या रेट कितनों बढ़ाइए, एक दूसरे को कहीं कट कर रहा है, एक दूसरे को कहीं टच कर रहा, नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट के रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ। तो यदि ग्राफ आए तो ये याद रखना है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब वो रेट और कंसंट्रेशन को कहीं टच नहीं करेगा, उसी को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला ग्राफ बोलेंगे, है कि नहीं। अब देखिए बाबू, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल भी कभी कभी आता है। देखिए तो N2 प्लस H2 से मिलकर के NH3 बनता है ना, नाइट्रोजन मिलाकर के अमोनिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाकर के HCl, और हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मिलाकर के HI बनेगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड जिसको बोलते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जितना भी क्वेश्चन होना चाहिए, किस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, क्या डेफिनेशन होगा, इसका हाफ लाइफ का फॉर्मूला, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे हम लोग हाफ लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारा चीज हम आपको बता दिए बाबू। और आज आपका यहाँ से 5 मार्क्स कंफर्म है, और कल हम आपको फर्स्ट ऑर्डर भी बता देंगे, और दोनों में से कोई ना कोई एक आपका एग्जाम में आप देखिएगा 100% आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय।